आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर साइंस में एक नया चैप्टर का नाम है वाटर। वाटर है, बड़ा सिंपल सा शब्द है। आप इसको पानी बोलो, जल बोलो, नीर बोलो, जो बोलना है आप बोल दो, सब सही है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के क्लास में हम लोग अपने क्लास 6 के अंदर साइंस में एक और नया चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वाटर। बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत छोटा भी है। तो इसको बस आप एक काम करेंगे, आप ऑफलाइन वाले बच्चे भी और ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोग भी बस इसको बैठ के शांति से सुनते चलिए, है ना। क्योंकि चैप्टर बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अच्छा ये ऐसा हुआ तो वैसा क्यों हुआ, है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। बस कहानी की तरह आप इसको सुनते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। और साथ साथ ऑनलाइन वाले बच्चे खास करके आप लोग वीडियो को बीच बीच में पॉज करके या फिर क्लास ख़त्म हो जाने के बाद फिर एक बारे में आप इसको लिख भी लीजिएगा, तो बहुत आपके लिए आसानी हो जाएगा चीज़ों को रिवाइज करना। जब आप इसको एग्ज़ाम के समय में खोल के देखेंगे तो इनिशिएटिव बुक खोलने के बजाय यदि आप इसको एक बार खोल के देख लेंगे तो इनिशिएटिव बुक आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा पॉइंट तो इनिशिएटिव का इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाए अपना खूबसूरत सा चैप्टर और बहुत ही छोटा सा चैप्टर का नाम है वाटर। शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, हाउ मच वाटर डू वी यूज। कितना पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कोई गिनती है? नहीं। मतलब आपने कभी भी किसी दिन भी गिन के लीटर इस्तेमाल किया है कि आज हम इतना पानी लीटर इस्तेमाल किए हैं? नहीं, ऐसा हम लोग कभी करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं पता है? क्योंकि हमारे पास पानी का कमी नहीं है। लेकिन आप उनसे पूछो जहाँ पे पानी का बहुत कमी है, वो लोग एक एक लीटर पानी बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम जैसे हम लोग रह रहे हैं इंडिया में, और इंडिया में भी हम लोग रह रहे हैं बिहार में, और सबसे बड़ी बात बिहार के अंदर हम लोग रह रहे हैं अभी पटना में, और पटना में पानी का कमी हो ही नहीं सकता है। पता है क्यों? क्योंकि पटना के बगल से गुजरती है गंगा नदी, और जब नदी ही हमारे पास है तो पानी का उतना कोई समस्या जनरली होता नहीं है। लेकिन वही बात यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। कभी हम लोगों ने मेजर तो नहीं किया, लेकिन बहुत पानी हम लोग इस्तेमाल डेली कर ही लेते हैं, है ना। खैर देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। वाटर इज यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज। अच्छा, आप ना एक ऐसा चीज़ बताइए जिसको बनाने में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। बताइए, एक भी ऐसा चीज़ आप बता पाएंगे जिसको बनाने में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब नहीं, जब आप बेंच को बनाते हैं तो कई बार लकड़ी कटता नहीं है, तो हम लोग लकड़ी को काटने के लिए क्या करते हैं पता है? पानी में उसको डुबा देते हैं 1-2 दिन के लिए। उससे क्या होता है? लकड़ी बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, उसके बाद हम लोग आराम से काट लेते हैं। मतलब कई बार लकड़ी इतना हार्ड होता है, इतना ठोस होता है कि हम लोग उसको जनरली काट नहीं पाते हैं, तो उसको हम लोग पानी में फूलने के लिए डाल देते हैं ताकि उसको बाद में आराम से काट सके। तो क्या पानी का इस्तेमाल वहाँ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब यह है कि हमारे आसपास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको बनाने में पानी का इस्तेमाल ना हुआ हो। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि लगभग हर चीज़, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा चीज़ बनाने में पानी का इस्तेमाल तो होता ही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं टॉफ़ी का। क्या टॉफ़ी यानी कि चॉकलेट को बनाने में पानी नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है भाई। बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग को बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो कहने का मतलब छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा चीज़ को बनाने में पानी का इस्तेमाल होता ही है, और हम लोग इसको डेली तो इस्तेमाल करते ही हैं। ठीक है, आगे। वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स। देखो कितना अच्छा बात यहाँ पे कहा गया है। केवल पानी हम लोग इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं कि डेली का नीड हमारा पूरा हो जाए, खाना खा ले, पानी पी ले, नहा लिए, फ्रेश हो लिए, मुँह धो लिए, इसके लिए नहीं, बल्कि अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे खेतों में चावल का उगाना पानी लगेगा, गेहूं लगाना पानी तो लगना ही है, मक्का लगाना पानी लगना ही है। कुछ भी आप खाने पीने का चीज़ बनाओ या फिर उसका खेती करो, पानी तो लगना ही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो अपने मार्केट में चॉकलेट, बिस्किट, हॉर्लिक्स, च्यवनप्राश, बॉर्नवीटा, क्या क्या दुनिया भर का चीज़ है कि नहीं? तो क्या इन सभी को बनाने में पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि पानी का इस्तेमाल तो हम लोग अपने जीवन में डेली करते ही हैं, साथ ही साथ जो चीज़ हम लोग खा रहे हैं कहीं ना कहीं वो पानी के मदद से ही बन के तैयार हुआ है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है
वाटर इज कॉल्ड द नेचर्स मैजिशियन एज इट इज फाउंड इन नेचर इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। पता है हम लोग ना पानी को क्या कहते हैं? नेचर का मैजिशियन कहते हैं, मतलब जादूगर कहते हैं। मतलब हमारे आसपास जो ये वातावरण है इसका जादूगर हम कहते हैं। किसको पता है? पानी को। क्यों कहते हैं जादूगर, पता है? अच्छा एक बात बताओ, जादूगर का मतलब क्या हुआ? जो हर जगह पर कुछ ना कुछ नया बना के दिखा दे। तो पानी भी हमारे एक प्रकार का जादू ही है। कैसे भाई? ये सॉलिड के फॉर्म में भी है, लिक्विड के फॉर्म में भी है और गैस के फॉर्म में भी है। मतलब ये लगभग हर जगह प्रेजेंट है। तो एक तरीके से जादू ही तो है कि नहीं? तो पानी का बात करें सॉलिड। अच्छा बताओ, पानी जो है वो सॉलिड रूप में भी है, लिक्विड में भी और गैस के रूप में भी है। तो क्या बता सकते हैं कि पानी सॉलिड में किस रूप में है? आइस के रूप में। वेरी गुड। बर्फ के रूप में। लिक्विड तो हम लोग जानते ही रहे हैं। और गैस के रूप में कैसा है? वाटर वेपर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब पानी हमारा एक बहुत बड़ा का एक तरीके से कह सकते हैं कि आप जादूगर है। लगभग हर जगह प्रेजेंट है, हर फॉर्म में प्रेजेंट है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, हर तरीके से ये प्रेजेंट है हमारे आसपास। ठीक है, आगे। इट इज़ अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। कलरलेस का मतलब वह पानी का अपना कोई कलर नहीं है। बहुत लोग क्या बोलते हैं पता है? पानी ना वाइट रंग का है जैसे पानी को यदि आप देखोगे तो लाल, पीला, हरा कुछ नज़र नहीं आता है। कैसा नज़र आता है? आता तो खैर वो किसी रंग का नहीं है, लेकिन लोग जनरली क्या बोलते हैं? पानी उजला रंग का होता है। या फिर कई लोग बोलते हैं कि समुद्र को जब हम लोग ऊपर से देखते हैं तो पानी नीला दिखता है। बिल्कुल सही बात है। आप यदि आसमान में जाके यानी कि स्पेस में जाके आप पृथ्वी को देखोगे ना, नीला दिखता है बिकॉज ऑफ ओशन, समुद्र के वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र का पानी नीला ही होता है। नहीं, कभी आप जाके देखो वो कलरलेस होता है। मतलब पानी का अपना कोई कलर है ही नहीं। जो उसके पीछे का रीजन है कभी आपको बताएंगे। मतलब आपका सवाल ये है कि सर जब ऊपर से देखते हैं तो पानी नीला क्यों दिखता है? इसके पीछे बहुत बड़ा का साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है, जो कि हम लोग क्लास 10th में पढ़ाते हैं। तो कभी आपको मौका मिलेगा ना तो हम आपको क्लास में बताएंगे, क्योंकि ये 5 मिनट में नहीं बताया जा सकता और ये बहुत ऊपर लेवल का चीज़ आपको बताएंगे ना, आपको लगेगा सर ये क्या बता रहे हैं आप, छोड़िए इसको, टॉपिक पे आइए। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा का साइंस का लॉजिक है जो कि क्लास 10th में पढ़ाते हैं, तो फिर वहाँ पे बताएंगे। लेकिन कभी आपको मौका मिलेगा तो हम समय निकाल के आपको बताएंगे जरूर। ठीक है, खैर आगे बात करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि पानी का अपना कोई खास कलर नहीं है। आप जिस भी कलर में इसका डाल दो वही कलर का ये रूप ले लेता है। तो ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। मतलब हाँ, ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, इसका अपना कोई खास कलर है ही नहीं। टेस्टलेस है, मतलब इसका कोई स्वाद भी नहीं है कि खट्टा लगेगा, मीठा लगेगा, कड़वा लगेगा, नहीं, ये टेस्टलेस होता है। ठीक है, उसके बाद है ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब है इसके पास अपना खुद का कोई खुशबू नहीं है। खुशबू मतलब किसी प्रकार का ये महकता नहीं, स्मेल नहीं करता है। अब नाला का पानी की बात मत करना, अब ये मत बोलना कि सर नाला का पानी तो महकता है, उसमें तो खुशबू होता है। नहीं, वो तो नाला का पानी है, तो गंदा का निशानी है। एक जो मतलब प्योर पानी जो होगा, शुद्ध पानी होगा, उसका कोई खास सुगंध नहीं होता है। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अब ये कोई मत बोल देना कि नाला का पानी सर तो महकता है, तो आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, नाला का पानी का बात अलग है, वो वाकई में बड़ा गंदा महकता है। ठीक है, आगे। वाटर इज कॉल्ड अ रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज इट कैन बी रिप्लेनिश्ड। वाटर को हम लोग ना रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है वो चीज़ जो बार बार क्या हो जाए? रिन्यू हो जाए, मतलब कभी ये ख़त्म ही नहीं हो सकता। अच्छा, बहुत लोग बोलता है कि पानी का इस्तेमाल सही से करो नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा। हकीकत पता है? हकीकत क्या है पता है आपको? कभी भी पृथ्वी से पानी खत्म हो ही नहीं सकता है। पता है क्यों? हाँ, शुद्ध पानी पीने का जो है वो भले घट सकता है, लेकिन पानी जितना है उतना ही रहना है हमेशा, बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था वाटर साइकिल। पानी नीचे से ऊपर जाता है आसमान में, फिर ऊपर से नीचे आता है, इस तरीके से हमारा साइकिल चलता रहता है। तो पानी जितना पृथ्वी पर है, 70% पानी है, वो उतना ही रहेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि साफ पीने का जो पानी है उसका लेवल भले घट सकता है, लेकिन पानी तो हमेशा 70% ही रहेगा। अच्छा, यदि आपसे कोई बोल रहा है कि पानी का इस्तेमाल सही से करो नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि 70% पानी है तो 60% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि साफ पीने का पानी खत्म हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो अब यदि आपसे कोई बोले कि पानी का इस्तेमाल सही से करो नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये मत समझना कि पृथ्वी पर यदि 70% पानी है तो 50 हो जाएगा, 40% हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि साफ पीने का जो पानी है ना वो घट जाएगा। अच्छा, यदि कोई बोले कि क्या पृथ्वी पर जो पानी है क्या वो कभी खत्म हो सकता है, मतलब कभी घट सकता है? नहीं घट सकता, कभी घट ही नहीं सकता। वो वाटर साइकिल के थ्रू हमेशा चलता ही रहता है। समझ आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। तो अगला टॉपिक हमारा वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम।
हम लोगों को पानी मिलता कहाँ से है? चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर ही लेते हैं। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, कहाँ से पानी हम लोग को मिल सकता है या फिर कहाँ से मिलता है? पहले देखते हैं क्या है पोर्टेबल वाटर क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। पोर्टेबल वाटर, वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो पानी पीने के लायक है उस प्रकार के पानी को हम लोग कहते हैं पोर्टेबल वाटर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों को पता है कि पृथ्वी पर 70% पानी है और 30% लैंड है, लेकिन क्या ये 70% जो पानी है क्या पूरा का पूरा पीने लायक पानी है? नहीं है पीने लायक। इसमें से बहुत ही कम ऐसा मात्रा है पानी का जो हमारे पीने लायक है, बाकी सारा पानी नमकीन है। क्या उसको पी सकते हैं आप? नहीं पी सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि जो पानी आप पी सकते हैं केवल मतलब खाना उससे बना सकते हैं, पी सकते हैं, वैसे पानी को ही हम लोग केवल कहेंगे पोर्टेबल वाटर। तो क्या आप समुद्र के पानी को भी पोर्टेबल वाटर कहेंगे? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसको हम लोग नहीं पी सकते, वो बहुत नमकीन होता है, वो बहुत उसमें नमक का मात्रा बहुत मिला हुआ है। तो केवल जो पानी हम लोग पी पा रहे हैं, जिसका हम लोग घरों में इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वही पानी हमारा पोर्टेबल वाटर कहलाता है। ठीक है, तो जैसे आप जिस पानी को स्कूल लेकर जाते हैं, ट्रेनों में पीते हैं, रास्ते में पीते हैं, वो सब हमारा किसका एग्जाम्पल है? पोर्टेबल वाटर का एग्जाम्पल है। जिस पानी से आपके घर में खाना बनता है पोर्टेबल वाटर है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे। पीपल इन द विलेजेस ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स, ट्यूब वेल्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स, व्हाइल इन सिटीज पीपल मोस्टली गेट इट फ्रॉम द टैप्स। गांव का यदि हम लोग बात करें तो गांव में पानी लोग किस तरीके से प्राप्त करते हैं? गांव में लोग पानी प्राप्त करते हैं कुएं से, ट्यूबवेल से। ट्यूबवेल का मतलब हो गया चापाकल के तरीके से आप बोल सकते हैं, वो हो गया। फिर नदी हो गया, पौंड तालाब हो गया। इन सभी चीज़ों से गांव के लोग पानी का जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन शहर में यदि हम बात करें तो क्या शहर में आपने कभी भी कुआं देखा है? नहीं देखा है। फॉर एग्जाम्पल पटना में तो हम 12 साल से लगभग हैं, हमको आज तक पटना में एक भी कुआं नहीं दिखा। लेकिन वहीं यदि हम अपने गांव चले जाते हैं तो वहाँ पे कम से कम तो मेरे पूरे गांव में लगभग 7 से 8 कुआं हैं अभी भी। हालांकि लोग अब उसका पानी इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि कुएं में बहुत सारे कचड़े और जानवर मरा हुआ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, लेकिन कुआं अभी भी है। और बहुत लोग तो उस कुएं को भर के उसके ऊपर घर बना लिया है। अब क्यों बना लिया? क्योंकि अब कुएं का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास सिस्टम है पाइप वाला, मशीन को बुलाइए, पाइप के थ्रू आप पूरा जनरेटर बैठा लीजिए, मोटर बैठा लीजिए और घर में नल लगा लीजिए, हो गया काम खत्म, है ना। लेकिन गाँव का बात करें तो गाँव के लोग पहले के ज़माने में, लेकिन याद रहे गाँव में सिस्टम आज ही बदल रहा है। गाँव में अब भी मतलब गाँव में किसी गाँव में अभी भी कुआं देखने को मिल जाएगा आपको। चापाकल तो खैर बहुत नॉर्मल सी बात है, वो अभी दिख जाता है ना। अभी जो गांव में सबसे अच्छा चीज़ हो रहा है वो ये कि हर गांव में नल का पानी आने लगा है। समझ रहे बात का? चलिए आगे। लेकिन शहर का बात करें हम लोग तो शहर में जनरली हम लोग कुआं देखते नहीं है। शहर में चापाकल भी बहुत कम देखने को मिलता है, हैंडपम्प बहुत कम देखने को मिलता है, नदी भी बहुत कम देखने को मिलता है शहरों में। बस नदी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिस शहर से नदी होकर गुजर रहा है। जैसे एग्जाम्पल हमारा पटना में आप नदी देखना चाहते हैं ना, कोई मुश्किल बात नहीं है, आप चले जाइए बगल में नदी हमारा बह रहा है, गंगा नदी, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे कि नदी का तो नामो निशान ही नहीं है। कौन? नहीं, बिल्कुल वहाँ है नदी है, बहुत सारी नदी है वहाँ पे। ठीक है आगे। और उसी प्रकार से शहरों में तालाब भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन शहर में यदि कोई चीज़ देखने को मिलता है तो वो केवल और केवल नल का ही पानी आपको देखने को मिलता है। ठीक है आगे। About 2/3 of the earth is covered with water. Most of this water is in oceans and seas. इसका सिंपल सा मतलब आप इसको ऐसे समझो, धरती मतलब ये वर्ल्ड यदि हमारा 100% है तो 100% में 70% पानी हमारा क्या है? समुद्र और मतलब ये सी और ओशन में है। समझ आ रही है बात? मतलब 70% हमारे पास पानी है और 30% ही केवल हमारे पास जमीन है। और उस 70% पानी होने के बावजूद भी हमारे पास पूरा का पूरा पानी पीने लायक नहीं है। कुछ ही ऐसा पानी है जो कि हम लोग केवल पी सकते हैं, मतलब पोर्टेबल वाटर है, बहुत कम है। हाँ वही उसी के आसपास। आगे। The water in the ocean and seas has many salts dissolved in it, so it is not fit for drinking and other domestic, agricultural and industrial needs. समुद्र का बात यदि ओशन और सी के पानी का यदि हम लोग बात करें तो बहुत उसमें नमक का मात्रा मिला रहता है, तो उस नमक वाले पानी को हम लोग ना ही पी सकते हैं, ना ही घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही फैक्ट्री इंडस्ट्री कहीं भी हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ।
अगला टॉपिक है हमारा एकदम बिल्कुल फेवरेट टॉपिक, वो है वाटर साइकिल का, जो कि हम लोग बचपन वाले क्लास से भी जानते आ रहे हैं। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल ऐसा टॉपिक है जो हमारे लिए नया तो बिल्कुल नहीं है, हम लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपने क्लास 5 में भी पढ़ा, आपने 4 में भी पढ़ा कि वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर साइकिल को यदि बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से यदि आपको बताना होना तो आप सिंपल आप इसको ऐसे बताएंगे, या फिर नहीं भी पता तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए। वाटर साइकिल का मतलब हुआ बादल का पानी ज़मीन पे आना, ज़मीन से पानी का नदी में जाना, नदी से पानी कहाँ जाना, समुद्र में, और समुद्र से पानी दोबारा एवोपरेट होकर कहाँ चला जाना, आसमान में चला जाना, फिर बादल बन जाना, फिर बादल का पानी ज़मीन पे आना, फिर ज़मीन का पानी नदी में, फिर नदी से समुद्र, फिर समुद्र से आसमान में चला जाना। यही प्रोसेस हमारा लगातार चलता रहता है 365 दिन। इसी को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। बस सिंपल। क्या हार्ड है या सिंपल है बताओ? बहुत सिंपल है। लेकिन ये तो हो गया थोड़ा सा समझाने का तरीका, समझने का तरीका। लेकिन यदि एग्जाम में आ जाए तो फिर कैसे लिखोगे, इसके लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इससे आसान डेफिनेशन वाटर साइकिल का और मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। तो इस डेफिनेशन को आप लोग एक बार समझ लीजिए, याद बिल्कुल मत करना, रटना बिल्कुल नहीं, समझ लो और अपने से जाके लिख देना एग्जाम में, ठीक है ना। तो वाटर साइकिल का मतलब हुआ पानी का जमीन से एटमॉस्फेयर में जाना, मतलब आसमान में जाना, और दोबारा बादल बन के पानी का नीचे आ जाना, फिर नीचे से ऊपर जाना। ये चीज़ हमारा जब बार बार चलता रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाटर साइकिल का डेफिनेशन यहाँ पे एकदम प्रॉपर डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसको एक बार समझ लीजिएगा और अपने जाके लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो मेन हमारा टॉपिक है वाटर साइकिल, और इसके अंदर जो छोटा छोटा टॉपिक है, 3 टॉपिक है छोटा छोटा, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। चलिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है देखा जाए। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि ऑन हीटिंग वाटर चेंजेज इनटू इट्स वेपर। अच्छा, आपने कभी गौर किया है, जब हम लोग पानी को बॉयल करते हैं, यानी कि पानी को जब हम लोग उबालते हैं, तो पानी खौलता है, और खौलने के बाद उससे भाप उड़ता है। एक्चुअली बताओ वो भाप क्या है? मतलब वो कोई गैस है कि पानी एक तरीके से भाप बन के उड़ रहा है? पानी ही एक तरीके से भाप बन के ऊपर हमारा उड़ रहा है। जो उड़ रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वाटर वेपर बोलते हैं। सिंपल सी बात है ना। मतलब जब पानी को हम लोग गर्मा देते हैं, बहुत हीट कर देते हैं, उसको बॉयल कर देते हैं, तो वो पानी हमारा गैस के रूप में वेपर बन के आसमान में उड़ना चालू कर देता है। और यदि वही पानी को लगातार आप आधा घंटा 1 घंटा यदि बॉयल करते रह गए, तो एक समय में पता चलेगा कि सारा पानी कढ़ाई का खत्म हो चुका है, क्योंकि गैस के रूप में सारा पानी आसमान में उड़ चला जाएगा। क्या मतलब वो वाटर वेपर बन के आसमान में चला जाता है, ठीक है। और वो एक तरीके से गैस बन गया, वाटर वेपर बन के ऊपर चला गया, ठीक है। आगे, वाटर वेपर सो फॉर्म्ड बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर एंड कैनॉट यूजुअली बी सीन। मतलब ये जो पूरा का पूरा जो हम लोग पानी को बॉयल करते हैं, ये वेपर बन के आसमान में चल जाता है, और ये हवा में जाके फिर मिल जाता है, और यही बाद में जाके बादल का रूप लेता है, ठीक है। आगे, हीटिंग इज इसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर। अच्छा एक बात बताइए, क्या पानी को वेपर में आप किसी और तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो एकमात्र रास्ता हमारा क्या है पानी को वेपर में कन्वर्ट करने का? हीटिंग। हीटिंग यानी कि बॉइलिंग करना, सिंपल सा। मतलब पानी को गर्माओ और उसको बॉयल कर दो, मतलब कि गर्मा के उसको वेपर में चेंज कर दो, सिंपल, है ना। आगे, ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशन, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कॉन्टिन्यूसली चेंजेज इनटू वेपर। चलिए अब ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से समझिए। पानी जनरली कहाँ देखने को मिलता है आपको ज़्यादा मात्रा में? सी में, रिवर में, लेक में, पॉन्ड में, ओशन में, इन सभी पे चीज़ों पे आपको पानी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दिन के समय में क्या होता है ना, सनलाइट डायरेक्टली पड़ता है इन सभी पानी पे, और सनलाइट जब इन सभी पानी पे पड़ता है तो पानी हमारा धीरे धीरे क्या होता है, बॉयल होता है, मतलब गर्म होता है, और वो बहुत धीरे धीरे पानी क्या करता है, वेपर का रूप लेना चालू करता है, और वो धीरे धीरे पानी उड़ते 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 कहाँ चला जाता है? आसमान में चला जाता है, गैस के रूप में, यानी कि वेपर के रूप में बन के, ठीक है। आगे, और ये लगातार हमारा दिन में पूरा चलता रहता है। ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड। दिन के समय में हमारे आसपास का जो हवा भी रहता है वो बहुत ही क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। बताओ क्यों?
नहीं, रीजन ये है कि दिन के समय में सूरज हमारे आस मतलब सनलाइट हमारे पास होता है, और सनलाइट हमारे केवल पानी पे थोड़ी पड़ रहा है, हमारे हवा पे भी पड़ रहा है। तो जब हवा पे भी सनलाइट पड़ेगा तो हमको जो हमारे बॉडी से जो हवा टकराएगा वो भी कैसा टकराएगा, गर्म हवा टकराएगा। इसीलिए गर्मी के समय में अभी कभी आप गौर करना, गर्म हवा जब आपके शरीर से टकराता है ना, आपको लगता है कि आप जला देगा, ये कितना खराब लगता है ना। तो दिन के समय में दो काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है सनलाइट के थ्रू। पहला एयर को हीट करना और दूसरा पानी को हीट करना। समझ में आ रही है बात। और दोनों जब हीट हो जाता है तो दोनों आसमान की ओर उड़ता है, क्योंकि गर्म चीज हमेशा ऊपर की ही ओर जाता है, ठीक है, चाहे वो पानी हो चाहे हवा हो। आसमान में जाके फिर वो बादल का रूप लेता है पानी, जो आपका वाटर मतलब जो समुद्र पे सनलाइट पड़ा वो पानी वेपर के रूप में आसमान में चला गया। आसमान में जाके वो वेपर किसका रूप लेता है, बादल का। वही बादल जब इकट्ठा हो जाता है, बहुत भारी भरकम हो जाता है, तो पानी हमारा बूंद के रूप में, ड्रॉप के रूप में दोबारा हमारे पास आता है। तो ये सब चीज़ हमारा दिन के समय में चलता रहता है। तो दिन के समय में हमारा पानी भी वेपर के रूप में बन के उड़ जाता है, और हमारा हवा भी गर्म होने की वजह से आसमान में उड़ जाता है, ठीक है। आगे इसी की वजह से हमारे आसपास बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगता है सुबह सुबह, मतलब कि दिन के समय में, ठीक है। आगे एवोपरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेसेस ऑफ वाटर। तो जहाँ पे भी पानी है और उसके ऊपर बिल्कुल कोई चीज़ ढका हुआ नहीं है, उन सभी जगह पे क्या होता है, एवोपरेशन होता है। और एवोपरेशन का मतलब क्या है, सिंपल सा सनलाइट उसके ऊपर पड़ना और पानी का वेपर बन के आसमान में उड़ जाना, इसी को हम लोग कहते हैं एवोपरेशन। अच्छा बताइए, एवोपरेशन क्या रात में हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ? बिल्कुल, पानी को क्या चाहिए वेपर बनने के लिए, हीट चाहिए। और क्या रात में हमने कभी सन को देखा है? नहीं। तो वो केवल कब हो सकता है, दिन में केवल हो सकता है, ठीक है। आगे एवोपरेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस। ये जो एवोपरेशन है ना, इतना स्लो प्रोसेस है, इतना धीरे धीरे होता है कि आप इसको देख ही नहीं पाओगे। कभी आप गौर किए हैं क्या कि समुद्र से सारा पानी उठ के ऊपर आसमान की ओर जा रहा है? कभी आप नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे होता है, इतना धीरे कि आप उसको देख ही नहीं पाओगे। मतलब कितना भी गर्मी हो आप उसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे होता है, ठीक है। अब देखो सनलाइट है भाई, सनलाइट का रोशनी हर जगह पड़ना है। ऐसा थोड़ी है कि केवल समुद्र पे ही पड़ेगा। यदि केवल समुद्र पे पड़े तब तो उड़ता हुआ हमको देख सकते हैं, लेकिन वो तो सनलाइट हर जगह फैला हुआ है, तो हर जगह उसका लाइट क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसके वजह से हम लोग उतना उसको गौर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद है इन सनलाइट एवोपरेशन टेक्स प्लेस फास्टर। मतलब कि जब हमारे पास सनलाइट रहेगा तभी एवोपरेशन फास्ट होगा। सनलाइट नहीं है, मतलब यदि रात का बात करें तो रात में हमारे पास सनलाइट नहीं होता है, तो रात में एवोपरेशन भी नहीं होता है, ठीक है। आगे ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर, ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर इट्स एवोपरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर। जब भी हम लोग बर्नर पर, चलो बर्नर छोड़ो, आप अपने गैस पे, गैस स्टोव पे आप पानी को रख के बॉयल करो, देखना कितना जल्दी उसमें भाप आपको दिखने चालू हो जाएंगे। बताओ, अब एक बार बताइए, आप समुद्र में जो वेपर बन के हमारा पानी ऊपर गया आसमान में, वो आपको नहीं दिखा, ठीक है, लेकिन गैस स्टोव पे जो आपने पानी रखा है वो वेपर बन के आसमान में जा रहा है, वो आपको दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ बताओ? बिल्कुल, क्योंकि गैस स्टोव पे जो हमने पानी रखा है उसमें हीट ज़्यादा जा रहा है, इसीलिए लोग देख पा रहे हैं, है ना। यदि उतना ही हीट समुद्र के पानी को मिलने लग जाए तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन समुद्र का पानी को हीट मिलेगा तो क्या हमको हीट अनुभव नहीं होगा? और यदि उतना हीट हमारे पृथ्वी पर आना स्टार्ट हो गया तो सोचो हम लोग एक दिन भी मुश्किल से ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। और ऐसा समय आएगा, आप देखना, क्योंकि जिस हिसाब से पेड़ कट रहे हैं ना, गर्मी आने वाला है, भयंकर मरने वाले हम लोग ठीक है। आगे इसलिए पेड़ पौधों को लगाइए, जितना ज़्यादा हो सके उतना लगाइए, गाड़ी का इस्तेमाल जितना कम करना है उतना करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। अगला टॉपिक है लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। एक काम करते हैं, इस टॉपिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। तो अगला टॉपिक हमारा होगा लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। ये हमारा सेकेंड छोटा वाला टॉपिक है। किस मेन टॉपिक के अंदर भाई? टॉपिक हम लोग का था मेन वाला कौन सा, वाटर साइकिल। इसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, ये हम लोग का खत्म हो चुका है, पिछले वाले क्लास में खत्म कर चुके हैं। और अगला जो टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। क्या प्लांट भी पानी को लॉस करता है क्या? मतलब क्या प्लांट के बॉडी से भी पानी लूज होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि देखो सनलाइट
तो हर किसी पे पड़ रहा है ना, पानी पे भी पड़ रहा है, प्लांट पे भी पड़ रहा है, हम ह्यूमन बींग पे भी पड़ रहा है। तो जिस जिस के ऊपर सनलाइट पड़ रहा है वहाँ से हमारा पानी एवोपरेट होने वाला है। तो प्लांट से भी होता है। चलिए कैसे होता है थोड़ा सा इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला पॉइंट इसमें है कि प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स हो चाहे ह्यूमन बींग हो चाहे एनिमल हो, हर किसी को ग्रो करने के लिए प्लांट पानी का जरूरत तो पड़ता ही है। उसी प्रकार से प्लांट को भी पानी चाहिए ग्रो करने के लिए। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर to prepare their food and retain some of it in their different parts। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा क्या लिखा हुआ देखो। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। मतलब पानी जितना, मतलब प्लांट जितना भी पानी लेता है अपने जड़ से, उसका कुछ हिस्सा वो अपने भोजन को बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेता है और कुछ हिस्सा पानी का अपने बॉडी में स्टोर करके रखता है इमरजेंसी के लिए, ताकि यदि कभी ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकें। तो प्लांट को जो भी पानी मिलता है, पहला काम वो प्लांट पानी से क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, पहला काम। दूसरा काम क्या करता है, भोजन बनाने के बाद जो पानी बच गया उसको अपने बॉडी में स्टोर करके रखता है। ठीक है, आगे अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट में, लीफ में हो गया, स्टीम में हो गया, रूट में हो गया, अलग अलग पार्ट में वो पानी को स्टोर करता है। Remaining part of this water is released by the plants into air as water vapor through the process of transpiration। तो जो पानी इन्होंने अपने बॉडी में स्टोर करके रखा था, उस पानी को ये क्या करता रहता है, धीरे धीरे इन्वायरमेंट में छोड़ता रहता है। इससे क्या होता है पता है, इसके बॉडी को हमेशा ठंडापन मिलता रहता है। मतलब आप इमेजिन करो कि प्लांट के बॉडी में पानी पहले से है, उसके ऊपर सनलाइट लगातार पड़ रहा है, तो क्या उसके बॉडी के अंदर जो पानी है वो हीट नहीं हो जाएगा बॉडी के अंदर, तो प्लांट तो अपने आप मर जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो, वो क्या करता है पता है, समय समय पर धीरे धीरे अपने बॉडी से पानी को एवोपरेट करता रहता है, धीरे 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 धीरे। और जब प्लांट पानी को एवोपरेट करता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। याद रखिएगा, ठीक है। मतलब यदि कोई आपसे पूछे कि बताओ ट्रांसपीरेशन क्या है, तो आप सिंपल ये बताएंगे कि जब प्लांट के बॉडी से पानी एवोपरेट होने लग जाए, आसमान में पानी जाने लग जाए सनलाइट पड़ने की वजह से, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांसपीरेशन बोल देंगे। ओके, सिंपल है ना। आगे, वाटर वेपर एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ एवोपरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पे प्लांट भी पानी लूज करता है, आप ये कह सकते हैं। पहला बात कैसे समझाते हैं पूरा प्रोसेस, प्लांट में किस तरीके का सिस्टम चलता है, दोबारा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला बात ये हुआ कि प्लांट अपने बॉडी में पानी लेगा कहाँ से, जड़ से, रूट से लेगा। पहला काम जो वो करेगा, अपने पानी से खाना बनाएगा, अपना भोजन बनाएगा। उसके बाद जो पानी बच गया अपने बॉडी में वो स्टोर करके रखेगा, ठीक है। और जैसे ही सुबह होगा, सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगा, वो धीरे धीरे क्या करता रहेगा, अपना पानी लूज करता रहेगा, मतलब कि एवोपरेट करता रहेगा। इस तरीके से अपने बॉडी को ठंडा रख लेता है। और प्लांट जब प्लांट पानी को लूज करता है, एवोपरेट करता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांसपीरेशन बोल देते हैं। इसी तरीके का इसमें सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। और जब पानी दोबारा प्लांट के बॉडी से ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा जड़ से ले लेगा। इस तरीके से पूरा इसका ये पूरा सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। चलिए, आखिर फाइनली हम लोग ये जानने आप पहुँच गए हैं कि बादल कैसे बनता है। क्लाउड्स का मतलब क्या हुआ, बादल। कैसे बनता है बादल, देखा जाए। देखो, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे ना कंडेंसेशन एक प्रोसेस का, मतलब कंडेंसेशन एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अभी क्या होता है थोड़ा सा आपको हम बताएंगे, लेकिन एक काम करते हैं, इसको बताने से पहले ना एक दो पॉइंट आप और पढ़ लीजिए तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। कंडेंसेशन का सिंपल सा मतलब होता है चीज़ों को ठंडा कर देना, समझ में आ रही है बात, ये इसका मतलब होता है। लेकिन आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा सा और समझ में ज़्यादा आएगा। बिल्कुल, वाटर वेपर से वाटर दोबारा कन्वर्ट हो जाना, ये हमारा कंडेंसेशन कहलाता है। इसमें ठंडा होता है बस। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे आपको ये चीज़ समझ में आएगा और अच्छी तरीके से, तो घबराना अभी बिल्कुल नहीं है। इसमें देखो सेकंड पॉइंट क्या है, एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर। हम लोग अपने पृथ्वी से जितना ऊपर जाएंगे आसमान की ओर, उतना ज़्यादा हम लोगों को ठंडापन महसूस होता है। समझिएगा ध्यान से, मतलब पृथ्वी से ऊपर हम लोग जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे ठंडा हम लोगों को लगता है। मतलब कि वहाँ पे एक तरीके से
आपको ठंडापन महसूस होगा आसमान में जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे। When the air moves up, it gets cooler and cooler। तो ऑब्वियस सी बात है, आसमान में जब ठंडापन है, आसमान हमारा कूल है, तो जो हमारा हवा या फिर वाटर वेपर जो नीचे से उड़ के आसमान में जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा वो भी। ठीक है, चलिए आगे। At sufficient height, the air becomes so cool that the water vapor present in it condenses to form teeny drops of water called droplets। तो कुछ दूर मतलब कि आसमान में कुछ हाइट पे जाने के बाद हमारा वाटर वेपर किसका रूप ले लेता है, पानी का रूप ले लेता है, क्योंकि वहाँ पे ऊपर में ठंडा बहुत ज़्यादा है। आप इसको ऐसे समझो, आसमान में जितना ऊपर आप जाएंगे, अब पूरा ऊपर नहीं, क्योंकि जितना ऊपर जैसे जैसे जाएंगे आप सन के करीब ही तो होते जा रहे हैं ना, है ना, तो बहुत ऊपर नहीं, लेकिन पृथ्वी से कुछ हाइट पे यदि आप ऊपर जाएंगे तो आपको ठंडापन महसूस होगा। और वहाँ पे इतना ठंडा है कि हमारा गर्म वाटर वेपर जब ऊपर जाता है तो नीचे होता क्या है, वो गर्म होता है, ऊपर जाता क्या हो जाता है, अचानक ठंडा हो जाता है। तो वो वाटर वेपर एक तरीके से ठंडा होते 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 किसका रूप ले लेता है, पानी के बूंद का। तो इसी को हम लोग कहते हैं वाटर ड्रॉपलेट। समझ में आ रही है बात? तो सोचो, जो हमारा केवल यहाँ पे वेपर था, पानी का बहुत छोटा छोटा बूंद था, इतना छोटा कि हम लोग उसको देख भी नहीं पा रहे थे, जब वो ऊपर गया उसको ठंडापन मिला तो वो किसका रूप ले लिया, पानी के बूंद का रूप ले लिया। ठीक है, और जब ये पानी का बूंद बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर, आसमान में वो भारी हो जाता है। और भारी कोई भी चीज़ ऊपर से उसको कहाँ आना है, नीचे ही आना है, तब जाकर वो आसमान से नीचे की ओर आता है, वो भी बूंद बूंद के रूप में। इस तरीके से हमारा बादल का सिस्टम चलता है। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, इट इज दीज टीनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू एज क्लाउड। तो जब हमारा गर्म वाला वाटर वेपर आसमान में जाता है तो क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। और बहुत सारे वाटर वेपर है, ऐसा थोड़ी है कि एक ही दो गो होगा, बहुत सारे वाटर वेपर है। तो जब बहुत सारे वाटर वेपर ठंडा होता है तो वो किसका रूप लेता है, पानी के बूंद का। और ये पानी का बूंद जब बहुत सारा एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है आसमान में, तो हमको कैसा नजर आता है, यहाँ से काला काला बादल एक तरीके से। ठीक है, आगे। Many droplets of water come together to form large sized drops of water। और जब बहुत सारे पानी के बूंद आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तब जाकर हमारा आसमान में पानी का बहुत बड़ा एक तरीके से सिस्टम बनता है। सिस्टम का मतलब हो गया बहुत सारे पानी के बूंद एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और इतना भयंकर तरीके से वो भारी हो जाता है कि वो ऊपर में टिक नहीं पाता है। तब जाकर वो उतने ऊपर से नीचे की ओर आता है, किस रूप में, पानी के बूंद के रूप में आता है। और हम लोग उसको जनरली क्या बोल देते हैं कि बारिश हो रहा है ना, ऐसे ही हमारा बादल काम करता है। सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगिन टू फॉल। तो जो पानी का बूंद बहुत भारी हो जाता है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं कि भैया बारिश हो रहा है, क्या बोलते हैं, बारिश हो रहा है। तो वो वही बात है। तो यदि बारिश का बूंद आपको दिखे तो ये समझ जाना कि अच्छा पक्का जो पानी गिर रहा है ना ये बहुत भारी हो गया होगा, बहुत बड़ा हो गया होगा, तभी जाके नीचे गिर रहा है। तो वैसे आप समझ सकते हैं। इन स्पेशल कंडीशंस इट में ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो। अच्छा, फिर आपके मन में सवाल आया होगा कि सर कई बार हम लोग देखते हैं कि बादल के रूप में मतलब कि बारिश के रूप में पानी ना गिर के पत्थर गिरता है, ऐसा क्या हुआ बताइए, पत्थर क्यों गिरा? हाँ क्या? नहीं, वो नहीं हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि कई बार बारिश तो होता ही है, बारिश के साथ कई बार पत्थर गिरता है। तो बताइए पत्थर भगवान गिरा रहे हैं क्या? नहीं, इसका मतलब हुआ कि पानी ऊपर में इतना ठंडा हो गया, इतना ठंडा हो गया, वो किसका रूप ले लिया, बर्फ का रूप ले लिया। समझ रहे बात को? और वो बर्फ आसमान में टिक नहीं पाया तो वो नीचे गिर गया, सिंपल सी बात है। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है, जैसे बचपन में ना हम लोगों को लगता था कि यार बारिश हो रहा है तो पानी गिरना चाहिए, ये पत्थर क्यों गिर रहा है, बर्फ का टुकड़ा क्यों गिर रहा है, तो पक्का ऊपर भगवान है वही नीचे बर्फ गिरा रहा है, ऐसा हम लोगों को बचपन में लगता था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, साइंस को पढ़े, तो समझ में आया कि नहीं, ऊपर में हमारा आसमान कैसा होता है, बहुत ठंडा होता है। और पानी बहुत ठंडा होने से क्या हो जाता है, जम जाता है। सिंपल आप इसको ऐसे समझो ना, फ्रिज में जब हम लोग पानी रखते हैं बहुत लंबे समय के लिए, क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, आगे। Thus, water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, forms clouds and then comes back to the ground as rain, hail और snow। तो यहाँ से अब आप पूरा एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि पानी हमारा नीचे से आसमान में जाता है किस रूप में, वेपर के रूप में। फिर वहाँ पे जाके वो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद
वो दो तरीके से नीचे आता है, या तो पानी के रूप में आएगा या फिर पत्थर के रूप में आएगा, यानी कि बर्फ का टुकड़े के रूप में नीचे आएगा। इसी तरीके से हमारा ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। चलिए, इस तरीके से हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत इसमें? अगला टॉपिक हमारा होगा बैक टू दी ओशंस। इस टॉपिक को हम लोग अपने अगले क्लास में यानी कि कल डिस्कस करेंगे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे कोई दिक्कत रहा हो आप लोगों को तो एक बार कमेंट करिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर बैक टू दी ओशंस। देखो यहाँ पे ना लिखा हुआ है टॉपिक का नाम बैक टू दी ओशंस, मतलब घूम फिर के पानी का जो जाना है वो कहाँ जाना है, पानी को ओशन में ही चला जाना है, समुद्र में चला जाना है। चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे वो पहाड़ के ऊपर से पानी आ रहा हो पिघल के, पानी किसी प्रकार का हो, उसको बह के अल्टीमेटली कहाँ जाना है, समुद्र में ही चला जाना है। ठीक है ना। तो वही हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर किस तरीके से पानी आता है और किस तरीके से सारे के सारे पानी को समुद्र में ही जाके मिल जाना होता है। देखा जाए, इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू वाटर, दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। सबसे पहला बात यहाँ पे हुआ है माउंटेन का, मतलब पहाड़ों के ऊपर बर्फ जो जमा हुआ है वो बर्फ जब पिघलता है तो किसका रूप लेता है, पानी का रूप लेता है। और वो पानी ऊपर से नीचे पिघलते 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 आता है और वो जाता है पहले नदी में, फिर नदी से होते 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 जाके वो पूरा का पूरा फिर समुद्र में जाके मिल जाता है। इसी तरीके से हमारा पानी का सिस्टम चलता रहता है। मतलब पहाड़ों का पहले एग्जाम्पल ले तो पहाड़ों में क्या होता है, बर्फ़ पहले पिघलता है, बर्फ़ पिघल के वो पानी बनता है, फिर पानी हमारे ज़मीन पे आता है, ज़मीन से वो पानी चला जाता है नदी में, फिर नदी का पानी चल जाता है समुद्र में। हो गया काम खत्म। उसी प्रकार से बरसात के पानी का बात करें तो बरसात का पानी सीधा ऊपर से नीचे आया ज़मीन पे, वो चला गया कहाँ पे, पहले नाला में चला गया, नाला से वो गया नदी में, फिर नदी से दोबारा कहाँ चला गया, वो समुद्र में चला गया। तो कहने का मतलब पानी चाहे बरसात वाला हो या फिर चाहे पहाड़ों वाला हो या फिर नदी वाला हो, कोई भी पानी हो, अल्टीमेटली उसको जाना कहाँ है, समुद्र में ही जाना है। ठीक है, आगे सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन ऑल्सो फ्लोज इनटू द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। मतलब जो पानी हमारे पास बरसात के रूप में आता है वो पानी भी बाद में नदी नाले में ही जाके मिल जाता है, पहले नाला में फिर नदी में, फिर नदी का पानी जाके समुद्र में ही मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चाहे पानी कोई भी हो जाके उसको मिलना समुद्र में ही है। ठीक है, आगे मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू अ सी और एन ओशन। तो बहुत सारे नदी ऐसे हैं जो कि बहुत दूर ट्रैवल करता है तब जाकर वो सी या फिर ओशन में जाके मिल जाता है। जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं गंगा नदी का। गंगा नदी नॉर्थ इंडिया से आती है, मतलब ऊपर से आती है, उत्तराखंड तरफ से आती है, फिर उत्तर प्रदेश आती है, फिर बिहार आती है, फिर बिहार के बाद वो कुछ हिस्सा उसका झारखंड में भी जाता है, झारखंड के बाद फिर उसका बंगाल में भी जाता है, फिर बंगाल के बगल में है आपका बे ऑफ बंगाल, वहाँ पे जाके पूरा का पूरा गंगा का पानी समुद्र में मिल जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि नदी बहुत दूर तक ट्रैवल करते हुए, बहुत दूर के रास्ता को तय करते हुए जाके मिल जाता है कहाँ पे, समुद्र के पानी में ही मिल जाता है। ठीक है, आगे उसके बाद है द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो जो झील है, जो तालाब है, उन सभी में यदि आपको पानी दिख रहा है तो एक्चुअली वो पानी नदी का नहीं होता है, ज़्यादातर पानी उसमें किसका होता है, बरसात का होता है। समझ में आ रही है बात, मतलब कि झील में, तालाब में ज़्यादातर जो पानी होता है वो बरसात का होता है, लेकिन नदी में जो पानी है उसमें बरसात का भी पानी है और नदी का पानी तो है जो पहाड़ों के ऊपर से आया है पिघल के। ठीक ना, आगे A part of the rainwater gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil। देखो पानी का कुछ हिस्सा हमारे ज़मीन के नीचे चला जाता है, क्योंकि नीचे भी पानी हमारा सोखता है, ज़मीन मतलब ज़मीन भी अपनी ओर पानी को खींचता है। तो कुछ हिस्सा पानी का ज़मीन के नीचे चला जाता है और कुछ हिस्सा पानी हमारे ज़मीन के ऊपर रहता है। जो पानी ऊपर में है वो जाके फिर कहाँ मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है। और जो पानी नीचे गया है उसको भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अपने हैंडपम्प के द्वारा, मोटर के द्वारा, नल चला के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कहने का मतलब जो है कि हमारे पास पानी अंडरग्राउंड के तौर पे ही बचता है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, कभी ऐसा आपने किया है कि नदी का पानी उठाया और पी लिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि नदी का पानी आप डायरेक्टली पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे। लेकिन वही है कि जो पानी हमारे घरों में नल के थ्रू आता है वो हम लोग पी लेते हैं, क्योंकि उसमें पाइप लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, पूरा सिस्टम लगा हुआ है, तब जाकर आपको साफ पानी मिल पा रहा है। ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ था
कि ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल। अच्छा, कुआं जो है, ओपन वेल का मतलब हो गया खुला कुआं जो होता है, जो गांव देहात में आपको देखने को मिल जाता है। एक बार बताइए, कुआं में पानी कहाँ से आता है? क्या उसमें हम लोग पानी जाकर डालते हैं बाल्टी से? नहीं, वो पानी ऑटोमेटिक उसमें आता है, अंडरग्राउंड का पानी उसमें आता है। बात समझ में आ रही है? मतलब अंडरग्राउंड का वाटर उसमें आ जाता है। ठीक है, जो पानी हमारा जमीन के नीचे चला गया था वो पानी कहाँ जाता है? कुआं में आ जाता है। और ये अंडरग्राउंड वाटर बहुत जगह पर झील के तौर पे भी काम करता है, तालाब के तौर पे भी काम करता है। मतलब जब हम लोग ज़मीन को गड्ढा खोदते हैं तो वहाँ पे पानी मिलता है, और उसी पानी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, अपने कुएं के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो इतने बड़े लेवल पे हम लोग ज़मीन को खोद देते हैं कि पूरा का पूरा तालाब ही बना देते हैं उसको, है ना? कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, आगे उसके बाद है, इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रोन बाय अ हैंड पंप और अ ट्यूब वेल। तो जो ग्राउंड वाटर है उसका इस्तेमाल हम लोग बहुत तरीके से करते हैं। ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल या तो हम कुएं के तौर पे कर लेते हैं, मतलब कुआं खोदो और कुआं में जाके ग्राउंड वाटर का पानी इकट्ठा हो जाएगा, फिर पानी को बाहर निकाल कर इस्तेमाल कर लो। मतलब ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना जो है, कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो पानी नीचे हमारा है ग्राउंड वाटर में, यदि उसको इस्तेमाल करना है तो हमारे पास 2-3 तरीका है। पहला तो आप यदि नीचे के पानी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कुआं खोद दो, सारा पानी कुआं में आ जाएगा। या फिर मोटर आप गड़वा लो अपने घर में, सारा पानी मोटर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ट्यूबवेल मतलब कि चापाकल गड़वा लो, जिसको हम लोग हैंड पंप बोलते हैं, उससे भी काम कर सकते हैं। इसके बाद द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज। लेकिन ये बात आपको जानना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जैसे जैसे हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पानी का मात्रा जो पीने का साफ पानी है ज़मीन के नीचे वो घट रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब पीने तक का पानी हम लोगों को साफ नहीं मिल पाएगा, तो बहुत दिक्कत होगा उस समय पर। इसीलिए आज के दिन से ही हम लोगों को शुरुआत क्या करना चाहिए कि जितना इस्तेमाल हो उतना ही इस्तेमाल करिए, फालतू का पानी बर्बाद मत करिए, क्योंकि इसका भुगतना तो खैर हम लोग को पड़ना पड़ेगा आगे। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, वाटर फ्रॉम द ओशन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर, रिटर्न्स एज रेन, हेल और स्नो एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशन। यहाँ पे बेसिकली वाटर साइकिल के बारे में जिक्र हो रहा है। एक तरीके से वो ये बताना चाह रहा है कि जो पानी हमारा समुद्र में जाता है वो पानी हवा में उड़ जाता है वेपर के तौर पे, फिर वही हवा में जो पानी गया है वो बादल या फिर बरसात के रूप में नीचे आता है, फिर वही नीचे आके पानी फिर समुद्र में चल जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बादल मतलब बारिश हुआ, बारिश का पानी ज़मीन पे आया, ज़मीन से वो पानी कहाँ गया? नदी में, फिर नदी से वो पानी कहाँ गया? समुद्र में, और समुद्र से वो पानी कहाँ चला गया? वेपर बन के एक तरीके से हवा में चला गया, फिर हवा का पानी कहाँ गया भाई? बादल बन गया, फिर बारिश होगा। इस तरीके से हमारा प्रोसेस पूरा का पूरा चलता रहता है। मतलब ये वाटर साइकिल ही एक तरीके का यहाँ पे डिस्कस किया गया है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नॉन एज द वाटर साइकिल। लो वही बात है जो हमने अभी आपको कहा कि बादल का मतलब कि बरसात का पानी ज़मीन पे आना, ज़मीन का पानी फिर नदी में जाना, नदी का पानी फिर समुद्र में जाना, फिर समुद्र का पानी वाटर वेपर बन के दोबारा बादल बन जाना, यही तो हमारा कहलाता वाटर साइकिल, जो कि हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में भी बात किया था। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा वाटर साइकिल ही है। उसके बाद, दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। मतलब इस तरीके का जो पानी है, पानी का ज़मीन पे आना, फिर ऊपर चला जाना, फिर नीचे आना, फिर चला जाना, ये हमेशा लगातार हमारा चलता रहता है ना? तभी जाकर हमारे आसपास पानी का मात्रा क्या है? बरकरार है। दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। इसी तरीके से हमारे पृथ्वी पर हमेशा पानी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार पानी ऊपर जा रहा है, आसमान में बादल बन रहा है तो लगातार पानी नीचे भी आ रहा है। ऐसा यदि होता कि सारा का सारा पानी केवल ऊपर ही जा रहा है तो पक्का हमारे पास पीने तक का पानी नहीं बचता, लेकिन ऊपर जो पानी जाता है वो नीचे भी आता है, फिर जो नीचे पानी आया फिर वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर का पानी फिर नीचे आएगा। इस तरीके से ऊपर नीचे हमारा पानी करता रहता है, जिसके वजह से पानी का समस्या हम लोगों को उतना देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना? और ये चलता रहेगा जब तक पृथ्वी है फिलहाल, तब तक तो ये चलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मतलब इस टॉपिक का मतलब होगा कि क्या होगा यदि बरसात बहुत ज़्यादा हो जाए तो
तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली। इसका मतलब हुआ कि क्या होगा यदि बरसात बहुत ज्यादा हो जाए, क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। The time, duration and the amount of rainfall varies from place to place। देखिए, टाइम, ड्यूरेशन एंड अमाउंट। टाइम का मतलब हुआ, पहले इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। टाइम का मतलब हुआ कि बरसात हर जगह पर नहीं होता है एक साथ। कहीं पर बरसात दिन में हो रहा होता है तो कहीं पर बरसात रात में हो रहा होता है। इसका मतलब क्या बरसात हर जगह पर एक टाइम पे हो रहा है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब हुआ कि कहीं पर बरसात मात्र आधा घंटा होता है तो कहीं पर बरसात लगातार एक दिन भी चलता रहता है। तो क्या हर जगह पर बरसात एकदम 2 ही घंटा होगा, ये कन्फर्म है क्या? बिल्कुल नहीं। उसके बाद है अमाउंट। अमाउंट का मतलब हुआ कहीं पर बरसात हल्का होता है तो कहीं पर बरसात इतना तेज होता है कि बाढ़ आ जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि समय, मतलब कब बारिश हो रहा है, कितना हो रहा है, और उस पानी का मात्रा कितना बरसात के रूप में हमारे पास आ रहा है, ये समय के समय मतलब कि अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करो कि ये जरूरी नहीं है कि इंडिया में जितना बरसात हो रहा है उतना ही अमेरिका में हो रहा होगा। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, वहाँ पे कम हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे दिन में बरसात हो रहा हो, वहाँ रात में हो रहा हो सकता है कि यहाँ पे 2 ही घंटा बरसात होता है, वहाँ पे 24 घंटा बरसात हो रहा हो, है ना। तो कहने का मतलब होगा कि बरसात का कोई जगह फिक्स नहीं है कि हर जगह पर इतना ही देर तक बरसेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसका मर्जी है, जितना देर उसको बरसना होगा उतना देर वो बरस जाएगा। तो कोई यदि आपसे पूछे कि बताओ बरसात जो है वो क्या हर जगह पर बराबर होगा, सही समय पर होगा, एक टाइम पर होगा, एक बराबर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो समय टू समय, मतलब प्लेस टू प्लेस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, बदल सकता है। ठीक है, आगे दुनिया भर का एग्जाम्पल आप छोड़ो, आप केवल अपने इंडिया का देख लो। क्या इंडिया में भी बरसात हर जगह पर एक बार में होता है? नहीं, कहीं पर बरसात हो रहा है तो कहीं पर धूप भी होता है, कहीं पर बरसात कम होता है तो कहीं पर बरसात ज़्यादा होता है। वही बात है कि मतलब बरसात जो है वो जगह टू जगह चेंज होता रहता है। ठीक है, आगे, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड it rains throughout the year while there are places where it rains only for a few days। हमारे पृथ्वी पर ऐसे भी जगह हैं जहां पे सालों भर बरसात होता रहता है, सोचो। और हमारे इसी पृथ्वी पर जहां सालों भर बरसात होता रहता है, कहीं कहीं पर इसी पृथ्वी पर कुछ ऐसी भी जगह है जहां पे सालों भर नहीं बल्कि कुछ दिन तक ही बरसात होता है, बस सोचो। इसका मतलब हुआ कि हमारा कंट्री बड़ा विचित्र है, हमारा जो वर्ल्ड है बड़ा विचित्र है। कहीं पर बारिश लगातार 365 दिन हो रहा है तो कहीं पर बारिश मात्र साल में 1 दिन हो रहा है, बस 2 दिन हो रहा है, 10 दिन हो रहा है, 12 दिन हो रहा है। सोचो तो कितना अजीब है हमारा। ठीक है, आगे, इन आवर कंट्री, केवल हम लोग यदि अपने इंडिया का बात करें, इंडिया का मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बरसात कब होता है? मानसून सीजन के समय में, बरसात के सीजन में। कब भाई? जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना इंडिया में माना जाता है कि मानसून का, मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीना इंडिया में बरसात जम के होता है, बहुत जम के होता है, खुल के होता है। और इसी 3 महीने को हम लोग कहते हैं मानसून सीजन। उसके बाद द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। और हमारे इंडिया में बहुत सारे फसल ऐसे हैं जो बरसात होने के बाद ही लगाया जाता है। मतलब बहुत सारे फसल जो किस पे डिपेंड है? बरसात पे डिपेंड है, कि बरसात होगा तब फसल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ऐसा होता है कई जगह पर। ठीक है, आगे, और इसमें सबसे ज़्यादा यदि किसी के साथ होता है तो वो धान के साथ होता है। मतलब बहुत सारे स्टेट है, हमारा केवल बिहार ही नहीं है, उत्तर प्रदेश भी है, पंजाब भी, हरियाणा भी है। इन सभी जगह पर धान का खास करके जो बीज बोया जाता है वो बरसात को ही देखकर बोया जाता है। चलो अब बरसात हो गया, बरसात का समय आ रहा है, बीज बोना स्टार्ट कर दो, ऐसा होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आज भी इंडिया में बहुत सारे फसल किस पे डिपेंड है? बरसात पे डिपेंड है। एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स। अब देखो हमारे साथ में एक समस्या है, हम लोगों को पानी ना ही कम चाहिए, कम यदि मिलेगा तो समस्या है, ज़्यादा मिलेगा तो भी समस्या है, क्योंकि बाढ़ आ जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि पानी हम लोगों को बराबर मात्रा में चाहिए, ना ही कम ना ही ज़्यादा, क्योंकि कम मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा मिलेगा तो बाढ़ आ जाएगा, तो दोनों में समस्या है। तो पानी हम लोगों को सही मात्रा में और ठीक मिले तो ही हमारे लिए ठीक रहेगा। ठीक है, आगे, हेवी रेन्स में लीड टू द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। कई बार तो बरसात का पानी इतना भयंकर तरीके से जमा हो जाता है कि अगल बगल वाले इलाका, खास करके जो नदी के बगल में पड़ता है, वहाँ पे क्या आ जाता है? बाढ़ आ जाता है। क्योंकि नदी का पानी क्या हो जाता है? अचानक बढ़ जाता है, और अचानक जब बढ़ता है नदी का पानी तो सबसे ज़्यादा क्षति किसको पहुँचाता है? जो बगल बगल में रहता है नदी के बगल में। तो ऐसा भी कई बार होता है कि बरसात भयंकर हो जाने की वजह से लोग जो आसपास रह रहे हैं नदी के बगल में, उनको भयंकर मुसीबत का सामना करना पड़ता है।
नदी का पानी, तालाब का पानी, झील का पानी इतना बढ़ जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, आगे द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड्स। कई बार तो पानी इतना भयंकर तरीके से फैल जाता है कि फ्लड आ जाता है। फ्लड मतलब बाढ़ जैसा सिचुएशन आ जाता है, जिसमें आदमी का जानवर मरता है, बाल बच्चे मर जाते हैं, घर परिवार सब तहस नहस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद है द क्रॉप फील्ड्स फॉरेस्ट विलेजेस एंड सिटीज में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर। कई बार तो बरसात का पानी इतना भयंकर तरीके से तबाही मचाता है कि पूरा का पूरा फसल डूब जाता है, पूरा का पूरा जंगल तबाह हो जाता है, गांव डूब जाता है पूरा। कई बार तो बरसात का पानी इतना बढ़ जाता है कि पूरा का पूरा शहर आपका तबाह हो जाता है। एग्जाम्पल आपको देते हैं, पटना का एग्जाम्पल। पटना में इतना भयंकर बाढ़ हुआ था, 2019 का बात बता रहे हैं आपको हम। उस समय पे हम थे, हाँ हम थे पटना में, बिल्कुल हम थे, हमको याद है। 2019 का बात है, पटना के अंदर सितंबर अक्टूबर का महीना था। हाँ, दुर्गा पूजा के आसपास का समय था, 2019 का बता रहे हैं आपको हम डाटा। 2019 में महीना था सितंबर अक्टूबर, और उस समय पे दुर्गा पूजा के आसपास का समय था। इतना भयंकर पटना में बारिश हुआ था, इतना भयंकर कि राजेंद्र नगर पूरा डूब गया था। एक मंजिला बिल्डिंग तक पानी एकदम डूबा हुआ था। सोचो, ये भयंकर स्थिति था हमारे बारिश का। तो कई बार नेचर इतना भयंकर रूप लेता है कि उसका सामना हम लोगों को करना पड़ता है भयंकर तरीके से। आगे, इन आवर कंट्री फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। हमारे कंट्री में खास करके जब भी बरसात का पानी की वजह से बाढ़ आए या फिर नदी के पानी की वजह से बाढ़ आए, भयंकर तबाही मचाता है। उसमें जानवर का नुकसान होता है, कई जानवर मर जाते हैं, कई बाल बच्चे मर जाते हैं, कई का तो घर इतना भयंकर तरीके से तबाह हो जाता है कि मत पूछो। और कोई भी आदमी जब घर बनाता है तो अपना पूरा जीवन का पूंजी उसमें लगा देता है, और एक बार बाढ़ का पानी आया, सारा तहस नहस हो गया, तो बहुत नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उसके बाद ड्यूरिंग फ्लड्स, बाढ़ के समय में द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विथ द वाटर्स। कई बार तो ऐसा होता है कि बाढ़ के समय में बाढ़ का पानी का बहाव इतना तेज होता है कि अपने साथ साथ जानवरों को भी बहा के लेके चला जाता है। समझ में आ रही है बात? और इस तरीके जानवर का पानी में डूबने की वजह से मौत हो जाता है। ये सब भयंकर समस्या है। तो अब आपको पता चला कि क्या होगा जब भयंकर बरसात हो जाएगा। तो जब भयंकर बरसात हो गया तो पक्का ये बात है कि नदी का पानी, तालाब का पानी, झील का पानी अचानक बढ़ेगा और आसपास वाले इलाकों को पूरी तरीके से नष्ट पहुंचा देगा, पूरा नष्ट कर देगा। तो क्या हमारे लिए ज़्यादा बरसात का होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। बरसात ठीक मात्रा में हो तो ही हमारे लिए ठीक है, ठीक है, नहीं तो फिर हम लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। चलिए अगला टॉपिक है, व्हाट हैपेंस इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। चलिए अब इसका भी जवाब आप लोग दीजिए, क्या होगा जब बरसात लंबे समय तक हो ही ना। देखो, यदि बरसात बहुत ज़्यादा हो गया ना तो भी दिक्कत है, और बरसात यदि नहीं भी हुआ तो भी दिक्कत है। तो कहने का मतलब हमारे लिए बीच का रास्ता सबसे बढ़िया है कि बरसात हो लेकिन ठीक ठाक हो, नहीं कम नहीं ज़्यादा। तो अगला आपका टॉपिक है जो कि अपने आप में क्वेश्चन भी बन गया है कि क्या होगा जब लंबे समय तक बरसात नहीं होगा। तो बताइए, जो इसमें लिखा हुआ है वो तो हम लोग पढ़ेंगे, आप बताइए कि क्या होगा यदि बरसात लंबे समय तक नहीं होगा। तो बताइए क्या हो सकता है यदि बरसात नहीं होगा। तो यदि बरसात नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है, नदी का पानी का लेवल घट जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, पाइप लगाकर, जनरेटर मोटर लगाकर, उसका पानी घट जाएगा। लोग खेती नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। बहुत जगह पर जो केवल बरसात के ऊपर डिपेंड, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, तरीके से भुखमरी आ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पानी ही नहीं होगा तो खेती नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब बरसात ना होने की वजह से भी लाखों समस्याएं पैदा हो जाएंगी तुरंत, ठीक है ना। वही बात इसमें लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, द सॉइल कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाय एवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। देखो, यदि लंबे समय तक बरसात नहीं होगा तो पूरा का पूरा मिट्टी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, पूरे पेड़ मरने लग जाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि पेड़ भी पानी को लूज करता है। यदि बरसात होगा ही नहीं, अंडरग्राउंड में पानी ही नहीं है, तो उसके जड़ को पानी मिलेगा कहाँ से। तो ज़मीन सूख जाएगा, जिसके ऊपर खेती नहीं हो पाएगा। प्लांट सूख जाएंगे, जिससे हम लोगों को समस्या हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। अंडरग्राउंड वाटर घट जाएगा, जिससे हम लोगों को घरों में पानी नहीं आ पाएगा। तो सोचो, 3 समस्या तो अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो पानी का ना होना भी हमारे लिए बहुत भयंकर समस्या पैदा कर देता है, ठीक है। आगे, सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्राउड बैक बाय रेन द सॉइल बिकम्स ड्राई। मतलब यदि हमारा मिट्टी भयंकर तरीके से सूख गया, पूरा मतलब मिट्टी सूख गया, तो क्या उसके ऊपर खेती कर पाना मुश्किल होगा कि नहीं होगा।
बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आगे। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम में इवन ड्राई अप। कई तो तालाब झील ऐसे होंगे जो कि बरसात ना होने की वजह से पूरा का पूरा सूख जाएगा। सोचो, जिस तालाब में, जिस झील में आके जानवर पानी पीते थे, अब उस जगह पे पानी रहेगा नहीं, तो वैसी बात है जानवरों को भी पानी का समस्या होगा, जानवर अपने आप मर जाएंगे। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि अपने आप क्रिएट हो जाएंगे पानी के ना होने की वजह से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बरसात यदि नहीं होगा तो लाखों समस्याएं हमारे सामने तुरंत पैदा हो जाएंगे, और इनका भुगतना तो हम ही लोग को पड़ेगा ना भाई। आगे, द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्कैर, दिस में लीड टू ड्राउट। ग्राउंड वाटर भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कहीं पर खत्म होगा तो कहीं पर कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा, ड्राउट आ जाएगा। ड्राउट का मतलब हो गया एकदम तरीके से वहाँ पे सुखाड़ी आ जाएगा। सुखाड़ी का मतलब है कि वहाँ पे एकदम सूखापन हो जाएगा। लोग नल तो चला रहे हैं लेकिन पानी निकल ही नहीं रहा है, चापाकल चला रहे हैं लेकिन पानी निकल ही नहीं रहा है। तो बारिश ना होने की वजह से ये सब समस्या पैदा हो जाएगा। इन ड्राउट कंडीशंस इट इज डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर। और यदि कहीं पर बरसात नहीं होगा, यदि वहाँ पे पानी का पूरा समस्या है, तो वैसी बात है ना आप अपने लिए खाने का अनाज उपजा पाएंगे, ना ही आप जानवरों के खाने का अनाज उपजा पाएंगे। तो बताइए अल्टीमेटली आप क्या ये बोल सकते हैं कि हमारे लिए पानी इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब हमारे लिए पानी ना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना ही कम इम्पॉर्टेंट है, बल्कि हमारे लिए पानी ठीक मात्रा में हो वही इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब हुआ कि यदि पानी हम लोगों को ज़्यादा मिल गया तो भी दिक्कत है, कम मिला तो भी दिक्कत है, लेकिन पानी यदि बराबर मात्रा में मिला तो हमारे लिए वो फायदेमंद रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक है ना। चलिए, इस तरीके से हमारे टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है हमारा हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, मतलब पानी को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। इस बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप लोगों ने एक चीज़ गौर किया होगा, हम लोग बात कर रहे हैं केवल और केवल वाटर के बारे में, क्योंकि चैप्टर ही आपका वाटर के ऊपर है। जब इतना दूर तक हम लोग आगे बढ़ गए हैं तो यह तो समझ में आ गया कि हमारे लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है ना। जब इतना इंपॉर्टेंट पानी है तो इसको कैसे बचाया जाए ये भी तो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, है ना। मतलब इस पानी को आप कैसे बचाएंगे ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे बचाएंगे इस पानी को देखा जाए। फॉलोइंग इज सम ऑफ द वेज टू कंजर्व वाटर। कुछ हमारे पास तौर तरीके हैं जिसके वजह से हम पानी को बचा सकते हैं। जैसे में सबसे पहला तरीका क्या है, देखो, फिक्स द लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड इट्स वेस्टेज। कई बार क्या होता है ना, नल में या फिर पाइप में लीक हो जाता है। लीक का मतलब हो गया पानी वहाँ से बेकार का बह रहा है और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, अरे जाने दो, ऐसा क्या है ना, नकार देते हैं हम लोग कि जाने दो, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। मतलब यदि नल से पानी बिना मतलब का बह रहा है, कहीं पे पाइप लीक हो गया तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, ताकि पानी का बर्बादी कम हो सके, है ना। पहला काम है आप ये कर सकते हैं। उसके बाद है when we brush our teeth or wash clothes or dishes, take care to turn the tap off when not in use। जब भी हम लोग ब्रश करें या फिर अपने कपड़े को धोएं या फिर बर्तन को धोएं तो उस समय पे बेकार का नल चला के नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर ब्रश कर रहे हैं उधर नल खोल के आ गए हैं, बेकार का पानी बह रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी नहीं। जब ब्रश कर रहे हैं तब उसको बंद कर दो, जब जाके मुंह धोने का बारी आएगा तब उसको चालू कर लेना, है ना। कई वैसे बच्चे होते हैं जो कि ब्रश कर रहे हैं उधर, इधर नल खोल के छोड़ दिए, पानी बेकार का बह रहा है, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। या फिर बर्तन धो रहे हैं, अभी तो बर्तन रगड़ ही रहे हैं, पानी बेकार का गिर रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से हमारा पानी बहुत ही बर्बाद होता है। ठीक है, आगे, रीयूज वाटर वेन एवर पॉसिबल, वेर एवर पॉसिबल। रीयूज का मतलब हुआ एक पानी का इस्तेमाल आप 2-3 बार कर लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे इमेजिन करो, सपोज करो कि आप चले इसका ना ऐसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे इसका एग्जांपल चलिए, जैसे हाँ सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर के आगे बरसात का पानी इकट्ठा हुआ। उस बरसात के पानी में क्या कर लो, आप साइकिल धो लो अपना। जनरली लोग करेगा नहीं, बोलेगा अरे बरसात के पानी से हम साइकिल धोएंगे, इतना मेरा बुरा दिन आ गया है कि बरसात के पानी से साइकिल धोएंगे। यहाँ पे क्या आता है आदमी का पता है, ईगो। उसको लगता है कि अरे इतना अच्छा साइकिल है मेरा और बरसात के पानी से धोएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करना चाहिए हम लोग को, पानी का रीयूज करना चाहिए। जैसे देखो बरसात का पानी इकट्ठा हुआ है तो ऑब्वियस बात है वो तो गायब हो जाना है, ज़मीन के नीचे इससे चल जाएगा हमारा, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल कर ले, साइकिल धो ले, कार धो ले, कुछ भी कर ले, है ना। तो पानी को क्या करो, रीयूज करो, मतलब उसका इस्तेमाल दोबारा कर लो, है ना। आगे उसके बाद है यूज अ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ अ शावर बाथ।
कई सारे लोग क्या करते हैं, शावर में नहाते हैं, मतलब झरना में। इससे पानी का बहुत बर्बादी होता है। इसलिए आप क्या कर लो, एक बाल्टी रख लो, एक लोटा रख लो, मग रख लो, उसके थ्रू उसे नहाओ तो पानी का बचत भी होगा और पानी बर्बाद हमारा नहीं होगा। तो ये ऐसे कुछ तौर तरीके हैं जिसके वजह से हम लोग पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, ठीक ना। छोटा मोटा चीज़ है, यदि हम लोग करेंगे तो पानी को बचा सकते हैं हम लोग। आगे है प्रिवेंट ओवरफ्लो ऑफ वाटर टैंक्स। अच्छा हाँ, ये भी बड़ा गंभीर समस्या है। कई बार क्या होता है कि टंकी का पानी भर गया है, पानी नीचे गिर रहा है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि जाके टंकी का मोटर बंद कर दें। कई बार ऐसा होता है, मतलब टंकी का पानी भर गया है और ओवरफ्लो होकर पानी नीचे गिर रहा है, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है, और ध्यान जा भी रहा है तो बोला रहे बंद करेंगे ना, क्या है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ गलत बात है। यदि ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में भुगतना तो खैर हम ही लोग को पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने 5 ऐसे तरीके देखे जिसके वजह से हम लोग अपने पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, ठीक है। अगला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टॉपिक। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले आप समझो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है। पहला उसका डेफिनेशन ही लिखा हुआ है, देखो। द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर लेटर यूज इज नॉन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वैसे मतलब बरसात का पानी यदि आप इकट्ठा करके बाद में इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो वो हो गया हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे कई बार क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए अपने घर के आगे या फिर घर के पीछे क्या करते हैं, गांव में खास करके गड्ढा खोद देते हैं और उसको प्लेन कर देते हैं, प्लास्टर कर देते हैं, ताकि उसमें बरसात का पानी क्या हो सके, आगे इकट्ठा हो सके। फिर उस बरसात का पानी हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अपने बाग बगीचे में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो आप बरसात का पानी इकट्ठा कर रहे हैं बाद में इस्तेमाल करने के लिए, यही हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करो कि हमने क्या किया, अपने घर के पीछे वाले जगह में, पीछे खाली जगह था, वहाँ पे हमने 10 फीट एक गड्ढा खोद दिया है और उसको हमने क्या कर दिया, प्लास्टर कर दिया पूरी तरीके से, मतलब उसको प्लेन कर दिया, सीमेंट बालू से सब कुछ हमने अच्छी तरीके से प्लेन कर दिया। अब क्या करेंगे, उस 10 फीट वाले गड्ढे में जो बरसात का पानी इकट्ठा होगा वो उसी में रहेगा, नीचे भी नहीं जा पाएगा। नीचे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमने प्लास्टर कर दिया है, तो नीचे नहीं जाएगा। अब बाद में हम लोग क्या करेंगे, उस पानी का इस्तेमाल निकाल के थोड़ा सा, यदि हम लोग अपने घर के बगल में बगीचा लगाए हैं तो वहाँ पे कर लेंगे इस्तेमाल, थोड़ा बहुत फूल लगाए हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, साइकिल धोना है वहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो जब हम लोग अपने बरसात के पानी को बचा लेते हैं बाद में इस्तेमाल करने के लिए, ये हमारा कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछे चलते फिरते कि बताओ कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो सिंपल सा बताइएगा कि यदि बरसात का पानी हम बाद में इस्तेमाल करने के लिए यदि इकट्ठा कर ले रहे हैं तो वही हमारा कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। आगे, द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर एट फॉल्स। मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सिंपल सा आप कह सकते हो, बड़ा अच्छा इसमें शब्द लिखा हुआ है, कैच वाटर एट फॉल्स। मतलब जो पानी नीचे गिर रहा है उसको कैच कर लो। कैच करने का मतलब हाथ से कैच नहीं करो, कैच करने का मतलब है कि जो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है उसको गड्ढा बना के एक जगह पर इकट्ठा कर लो, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि सर हम किस तरीके से बरसात के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 तरीका है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हियर 2 टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस्ड। तो 2 तरीके हमारे पास हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बरसात के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं 2 तरीके से। पहला तरीका हमारा है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप का मतलब हुआ छत वाला। मतलब अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, शहरों में खास करके इतने बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं, लंबा चौड़ा होता है कि बरसात का पानी छत पे बहुत इकट्ठा होता है ना। और शहरों में जनरली ऐसा होता है कि बरसात का जो पानी है जो छत पे इकट्ठा होता है, वो छत से हम लोग एक पाइप जोड़ देते हैं नीचे, और नीचे में क्या कर लेते हैं हम लोग, एक गड्ढा बहुत बड़ा खोल लेते हैं। मतलब अपने बिल्डिंग के पीछे आगे जहाँ भी आप करो, एक बहुत बड़ा गड्ढा हम लोग खोदते हैं और उस गड्ढे से पाइप हम लोग जोड़ देते हैं, और वो पाइप कहाँ से आता है, ऊपर छत से आता है। तो जो बरसात का पानी छत पे इकट्ठा होता है वो सारा पानी पाइप के थ्रू कहाँ जाता है, नीचे गड्ढा में आ जाता है। तो यही हमारा कहलाता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ थोड़ा सा और पढ़ भी लेते हैं। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक थ्रू पाइप्स। मतलब इसमें होता क्या है, इस सिस्टम में छत पे जो पानी इकट्ठा होता है उस पानी को हम लोग एक पाइप के थ्रू नीचे ला लेते हैं और नीचे एक गड्ढे में उस पानी को हम लोग स्टोर कर लेते हैं। यही हमारा कहलाता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये सब कैसे होता है, पाइप से होता है, ठीक है ना। मतलब छत के ऊपर हमने क्या जोड़ दिया, एक पाइप जोड़ दिया,
और जो बरसात का पानी वो पाइप के थ्रू नीचे आ जाएगा, उस गड्ढे में जमा हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पिट इन द ग्राउंड। तो हम लोग इसमें कोई टंकी उंकी नहीं बनाते हैं, कई लोग टंकी ही बनाते हैं, लेकिन कई बार हम लोग केवल गड्ढा में उस पाइप को छोड़ देते हैं और गड्ढा पूरा का पूरा हमारा पानी से भर जाता है, ठीक ना। कई लोग टंकी बना देते हैं नीचे, कई लोग केवल गड्ढा खोद के छोड़ देते हैं और उससे पाइप जोड़ देते हैं बस। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं आप लोग। दिस देन सीप्स इनटू द सॉइल टू रिचार्ज और रीफिल द ग्राउंड वाटर। तो जो पानी हमने गड्ढा में जमा किया था, यदि वो टंकी है तो टंकी में पानी रह जाएगा, और ये टंकी नहीं है, केवल आपने गड्ढा खोद के वो पानी उसमें सारा छोड़ दिया, तो सारा पानी कहाँ चल जाएगा, नीचे ज़मीन में चला जाएगा। इससे हमारा क्या होगा, ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा चीज़, है ना। तो पहला जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का तरीका हुआ वो क्या हुआ, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग, छत के ऊपर एक पाइप जोड़ते हैं और उस पाइप को नीचे गड्ढे से कनेक्ट कर देते हैं, और सारा छत का पानी कहाँ जाता है, नीचे गड्ढे में आ जाता है। तो कई लोग टंकी बनाता है, तो सारा पानी टंकी में रह जाता है, बाद में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। कई लोग टंकी ना बना के केवल एक गड्ढा खोद के छोड़ देता है, ताकि वो गड्ढा का पानी जो गड्ढे में पानी इकट्ठा होगा वो कहाँ चल जाए, ग्राउंड वाटर में चल जाए, मतलब नीचे चला जाए, ग्राउंड में चला जाए। उससे हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा और हमारे लिए फायदेमंद है। ये पहला तरीका हुआ बरसात के पानी को बचाने का। दूसरा तरीका क्या है, देखो, अनदर टेक्निक इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। दूसरा तरीका ये है कि जो भी हमारा बरसात का पानी है सबसे पहले कहाँ जाता है, नदी पहले तो नाला में जाता है। उस नाला के पानी को नदी में मत जाने दो, क्योंकि वो नाला का पानी एक बार नदी में चला गया तो पक्का वो नदी के थ्रू होकर कहाँ चल जाएगा, समुद्र में चल जाएगा, जो कि किसी काम का नहीं रहा। और एक बार पानी यदि समुद्र में चला गया तो वो कैसा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। इसलिए नाला का पानी कहाँ छोड़ दो, खुले जगह पे छोड़ दो। खुले जगह का मतलब हुआ कि ग्राउंड में छोड़ दो, और ग्राउंड में जब एक बार पानी जाएगा तो सारा पानी ऑटोमेटिकली कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, ग्राउंड में चल जाएगा, बहुत ज़मीन के अंदर चल जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये दो तरीका है जिसके थ्रू हम लोग अपने ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ा सकते हैं और पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो कहीं पर कोई डाउट आप लोगों को, चलिए कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे, कोई डाउट आप लोगों को रहा होगा इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा चैप्टर था, बड़े मज़ेदार था। पानी के बारे में ही हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर में पढ़ा है। तो कहीं पर कोई डाउट रहे तो कमेंट करिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए और फिर से एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।